आपका हरियाणा न्यूज में मैं संदीप निरंजन सरकार लेकर हाजिर हूं। आपका जिला आपकी खबर। सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दे पर बातचीत भी की। वहीं किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को कदम बढ़ाते हुए बातचीत का माध्यम अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। अजय चौटाला ने डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले को निंदनीय घटना करार दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि तीनों कृषि कानूनों को किसी भी हालत में रद्द नहीं किया जाएगा। किसानों की मांग के अनुसार तीनों कृषि कानूनों में संशोधन करने की संभावना हो सकती है। कोई भी है वो बातचीत के जरिए ही हल होता है। कोई भी समस्या का समाधान बातचीत के जरिए होगा। अब सड़क पे बैठ के विरोध करने से, कहीं गैर प्रजातांत्रिक तरीके से किसी को पत्थर मारने से, लाठी मारने से तो कोई समस्या का हल नहीं होगा। बातचीत करे। सरकार बातचीत के लिए बार बार कह रही है कि हम तैयार हैं, जाकर के करें। ये इस बात के लिए वाजिद है कि कानून वापस ले, तो कानून वापस नहीं हुआ करते, अमेंडमेंट होती है। जिन चीजों पे इनको एतराज है उनसे सरकार से बैठ करके बात करें। हमने भी पहले प्रयास किए हैं, निरंतर। अभी मौसम खराब होने और किसानों के विरोध के चलते सीएम मनोहर लाल का कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। सीएम के कार्यक्रम रद्द होना किसानों ने अपनी बड़ी जीत बताया है। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज सीएम का कार्यक्रम तो रद्द हो गया, लेकिन 16 जुलाई को हम खेल मंत्री संदीप सिंह को यमुनानगर में घुसने नहीं देंगे और जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक हमारा ये विरोध और आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद सीएम खट्टर होश में आओ। सीएम साहब ने पता था सीआईडी रिपोर्ट से भी कैमरे से भी ज्यादा बुरा हालात किसान करेंगे। ये तो एक शोक सभा थी कमला वर्मा के यहाँ। हमने हेलीपैड का कोई वो नहीं दिया था, नहीं हम हेलीकॉप्टर में उतरने देते, वही हाल होता उसका। और परसों जो अभी गवर्नमेंट की मीटिंग तो महीने बाद होती है, ये जानबूझ के किसानों के साथ टकराना चाहते हैं। संदीप सिंह को यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया जाएगा और पूरी किसान अपनी ताकत आज किसानों को मैसेज दे दिया है कि आज कैंसिल हो गया। नहीं, यहाँ हजारों की संख्या में किसान। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। जहां एक तरफ उन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरा, तो वहीं बताया कि सरकार प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा सरकार के खिलाफ। साथ ही खोरी गांव पर भी कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के घर तोड़ने से पहले उन्हें घर देने चाहिए। आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी है, मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है कि लोगों का सबसे ज्यादा खर्चा पेट्रोल डीजल पर बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा उनकी आमदनी का खर्चा पेट्रोल डीजल पर जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी के जो खर्चे होते हैं किसी के घर में भी, घरेलू खर्चा जो है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो शिक्षा का है, सब चीजों में यकायक इतनी तंगी आ गई है। हम पेट्रोल पंपों पर, अलग अलग जगह पेट्रोल पंपों पर वहां खड़े होकर लोगों के हस्ताक्षर लेंगे इस महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ। और आगे भी, इससे आगे भी हम इस महंगाई और बढ़ती हुई तेल पेट्रोल डीजल की कीमतों को, एलपीजी को हम हर स्तर पर सदन में भी उठाएंगे और हर स्तर पर उठाते रहेंगे। रिकॉर्ड है कि हर बार हरियाणा टॉप पर आता है बेरोजगारी के मामले में। हमारे युवा की जो बदहाली हो गई है वो आपके सामने है। और ये फिर दावा करते हैं कि हम आरक्षण लाएंगे, अपने युवाओं को रोजगार देंगे अपने प्रदेश में। मुझे ये बता दीजिए, श्वेत पत्र जारी करे ये सरकार, कितने रोजगार दिए, उस पर श्वेत पत्र आप जारी करो। जिन लोगों ने अपने जीवन भर की सेविंग्स, कहां कहां से पैसे इकट्ठे करके उन्होंने वहां पर मकान बनाए, कैसे बनाए, कब बनाए, तो जवाबदेही तो सरकार की भी होनी चाहिए कि आप कैसे बैठे रहे। और आम लोग जब अपनी पूंजी वहां पर लगा रहे थे, कौन से ऐसे तत्व हैं
जिन्होंने गलत कार्य किए। और आज के दिन उस बात को भी मैं कहती हूँ, आज के दिन का जो मामला है, इतनी तोड़फोड़ हो रही है, उसमें आप बताइए कि कल मैंने पढ़ा, आज पढ़ा, कल आप पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि हम उनको जगह देंगे, तो आप पहले जगह दें। तो वही फरीदाबाद के खोरी गांव में अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई आज से शुरू कर दी गई थी, लेकिन बारिश की वजह से तोड़फोड़ को स्थगित कर दिया गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खोरी में तोड़फोड़ को लेकर फरीदाबाद प्रशासन ने कमर कस ली है। उसी के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। और बीते रोज नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने खोरी वासियों के पुनर्वास का एक प्लान मीडिया के साथ साझा किया था, जिसमें कुछ जरूरी कागजात होने के बाद खोरी वासी पुनर्वास योजना का लाभ ले पाएंगे। करनाल में लगभग 2 दिन से बारिश हो रही है, जिसके बाद जल भराव जहां समस्या बना हुआ है, वहीं खेतों में भी काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। खेतों में ज्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। दरअसल 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। किसानों ने धान की फसल उगाई हुई है, साथ ही साथ किसानों ने खेतों में सब्जियां भी उगाई है। बारिश के पानी के खेतों में जमा होने की वजह से सारी फसल डूब गई। बहुत ज्यादा बारिश, एकदम बारिश होने की वजह से किसानों का इतना भारी नुकसान हो चुका है, जिसमें फसल तो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इतना पानी भरने के बावजूद फसल का तो आप देख ही रहे हो, फसल का पता ही नहीं चल रहा है कि फसल है भी है या नहीं है। ना सब्जियां बची है, ना चारा बचा है, ना भूसा बचा है। और ये जो पीछे डेरे हैं, सभी डेरे डूब चुके हैं। बात सोनीपत की करते हैं। सोनीपत में मानसून के दूसरे दिन हुई बारिश ने रेलवे अंडरब्रिज में पानी जमा हो गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि हर बारिश के मौसम में यहां यही हाल होता है। गौरतलब है कि सोनीपत में नगर निगम ने मानसून आने से पहले दावा किया था कि शहर में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएगी, लेकिन बावजूद इसके थोड़ी सी बारिश होते ही सोनीपत शहर में जल भराव की समस्या से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जहां आने जाने वाले रास्ते जाम हो जाते हैं, निकलने के लिए रास्ता नहीं बचता। ऐसे में प्रशासन के सारे दावे ध्वस्त हो जाते हैं। सोनीपत में हुई बारिश ने प्रशासन के सारे दावे ध्वस्त कर रख दिए। सोनीपत से बोल रही हूँ। यहाँ बारिश में बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। ये अंडरपास है, यहाँ भी पानी इकट्ठा हो जाता है। ट्रैफिक को प्रॉब्लम होती है और पेशेंट्स आने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार तो पेशेंट्स स्लिप भी कर जाते हैं और हमारी हॉस्पिटल में सारा पानी भर जाता है, इससे हमें दिक्कत आती है। यहाँ इंडोर फैसिलिटीज़ भी है, ओपीडी फैसिलिटीज़ भी है। पेशेंट बहुत दुखी होते हैं। मैं यहाँ पर सोनीपत में आता हूँ, आप दिन यहीं से निकलता हूँ, यहीं से गुजरना होता है मेरा। और यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, मेरे को बहुत परेशानी होती है। और कहीं रास्ता नहीं है, जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा मेरे को यहीं से जाना होता है। तो सोनीपत में भदाना गांव के नजदीक एनसीआर वाटर चैनल नहर में एक 22 साल का युवक डूब गया। 36 घंटे बाद भी युवक का पता नहीं लग पाया, जिसे लेकर ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने नहर का पानी कम करने की मांग की ताकि परिवार को उनका बेटा मिल सके। वहीं मौके पर मौजूद सीटीएम ने ग्रामीणों को पानी कमी करवाने का आश्वासन दिया और ग्रामीणों को वापस भेज दिया। हमारा जी 3 दिन से बच्चा मतलब नहर में डूबा हुआ है, तो इस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और तो जी हमें मतलब वहाँ पे रिपोर्ट भी कराई थी दर्ज थाना सदर में, तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। वे खुद बोल रहे थे नहर का पानी कम करने के बोल रहे थे, वे खुद ना तो उन्होंने पानी कम किया है और 3 दिन से वो लापता जी, पूरा परिवार दुखी हो रहा है। तो वहीं महम में उस वक्त एक शख्स की जान जाते जाते बच गई जब खुले सीवर में उसकी बाइक गिर गई। दरअसल महम में क्रांति चौक के गोहाना मोड़ के पास सीवर दबाने का काम चल रहा है। बारिश होने से सड़क पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऊपर से सीवर के मेन होल को मजदूरों ने खुला भी छोड़ा था, जिसकी वजह से बाइक सवार की बाइक सीवर में चली गई और उसकी जान जाते जाते बची। स्थानीय लोगों ने पीड़ित शख्स को और उसकी बाइक को बाहर निकाला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की।
आपकी खबर में आगे, गुरुग्राम के सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक में बुधवार को वैक्सीनेशन को लेकर महामारी देखने को मिली। दरअसल वैक्सीन की कमी के चलते कई लोगों को पहली डोज भी नहीं लगी, जिसके चलते पॉलीक्लिनिक में लोगों की भीड़ जुट गई और वहां पर धक्का मुक्की हुई। वहीं कई लोगों को तो बिना वैक्सीन के ही निराश होकर लौटना पड़ा। वहीं दूसरी डोज लगवाने आए लोगों को भी वैक्सीन की कमी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि बुधवार को सिर्फ 5 वैक्सीनेशन केंद्रों पर ही वैक्सीन अभियान चलाया गया। तो जिस तरह से गुरुग्राम में जो है वैक्सीनेशन की बातें कही जा रही थी, कहीं ना कहीं आज वो सारे दावे जो है ध्वस्त होते दिखे जब लोगों का जो है एक भारी हुजूम वैक्सीनेशन सेंटर पे उभरा। और किस तरह से तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लोगों की भी धक्का मुक्की हो गई। लोग गए तो थे वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। अब सरकारी राशन डिपो में अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और ना ही राशन कम मिलने की शिकायत का मौका मिलेगा। दरअसल गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहना है कि ग्रेन एटीएम लगने से सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा माप न मिलने को लेकर तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस मशीन को लगाने का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये मशीनें न केवल सरकारी डिपो संचालकों को अनाज वितरण में सहायता साबित करेगी, बल्कि इससे डिपो संचालकों का समय भी बचेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा दें कि एटीएम ग्रेन का क्या फायदा है। गुरुग्राम के फरूख नगर में एटीएम लगाया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रेन एटीएम को लगाया गया है और मशीन लगाने का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी होगा। अनाज वितरण प्रणाली में आएगी पारदर्शिता। तो गुरुग्राम में ग्रेन एटीएम लगा है, जिसकी खासियत बता रहे हैं। इससे डिपो संचालकों का समय बचेगा और साथ ही साथ गुरुग्राम के जो है ये मशीन एटीएम की तर्ज पर तैयार की गई है। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ये स्थापित की गई और इस मशीन को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा गया। एक बार में 70 किलोग्राम तक अनाज इसमें से निकाल सकते हैं और मशीन में टच स्क्रीन के साथ एक बायोमेट्रिक मशीन भी लगी है। अंगूठा लगाकर इससे गेहूं को निकाला जा सकता है। इसमें लाभार्थियों को आधार या राशन कार्ड का नंबर डालना होगा। बायोमेट्रिक से सुनिश्चित करने पर लाभार्थियों को अनाज मिलेगा। तो काम किस तरह से करती है बता रहे, इस मशीन से 3 तरह से अनाज, गेहूं, चावल और बाजरा का वितरण हो सकेगा। तो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में 3 लोगों के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद जिले भर के प्रॉपर्टी डीलर्स लामबंद हो गए। बुधवार को फतेहाबाद के होटल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले भर के प्रॉपर्टी डीलर्स, व्यवसाय से जुड़े लोगों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में कहा गया कि पुलिस ने मामले में आरोपी कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की बजाय प्रॉपर्टी और समाज सेवियों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए, जबकि विवाद करने वाले आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये मामला है हमारे एक परम मित्र जो समाज सेवी हैं भाई काका जी चौधरी, उनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का, लड़ाई दंगे का, बड़ा मारपीट की, क्योंकि वो दूसरे समाज सेवा ही है, समाज सेवा करते हैं वो लोग। किसी के काम के लिए गए थे, कर्मचारियों ने ही उनको पीटा, उल्टा केस ही उन्हीं के ऊपर बना दिया गया। अब हमारी प्रशासन से, शासन से एक ही डिमांड है, या तो हमारा भी बराबर का केस दायर किया जाए, वरना अगर दायर नहीं करेंगे, आज का दिन छोड़ के कल को फतेहाबाद बंद होगा, परसों फतेहाबाद बंद होगा। और अब बात फतेहाबाद की, जहां बुधवार को किसानों ने नहरी पानी को बढ़ाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। किसानों का कहना था कि फतेहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में पीने के पानी की भारी कमी हो गई है, लेकिन नहरी विभाग के द्वारा 1 महीने में केवल 7 दिन ही नहरी पानी दिया जा रहा है, जिसके चलते किसानों की फसलें भी सूख रही है। इसी को लेकर किसानों ने 1 महीने में नहरी पानी की सप्लाई 15 दिन करने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। किसानों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की और प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। के अंदर 2 सप्ताह पानी की मांग है। जब सर्दी होती है तब ये 2 सप्ताह पानी दे देते हैं, जब अब पानी की जरूरत है तब पानी नहीं है। या खेतों के लिए पीने के पानी नहीं है बट्टू क्षेत्र के अंदर।
लोग 1500 रुपए में वो एक टैंकर पानी का मंगाते हैं और मोल पानी पी रहे हैं और त्राही त्राही मची हुई है पानी के लिए। और सरकार सोई हुई है, कह रहे हैं डैम में पानी कम है, बहानेबाजी कर रही है। अभी एक बारिश पड़ेगी फिर डैम फुल हो जाएगा, फिर घर में छोड़ देंगे, लोगों की फसलें तबाह होगी। मतलब जो सरकार की नीति है वो ठीक नहीं है। आज हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के किसान इकट्ठे हुए हैं, हमने मांग कर रहे हैं जहां बिल्कुल पीने का पानी भी नहीं। हरियाणा सरकार ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान चलाए, सख्त कानून भी बनाए गए, लेकिन इन सब के बावजूद भ्रूण हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बहादुरगढ़ का है। बहादुरगढ़ के बस स्टैंड पर कचरे के ढेर में एक भ्रूण मिला। बस स्टैंड की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को एक भ्रूण कचरे के ढेर में पड़ा हुआ मिला। बस स्टैंड इंचार्ज ने भ्रूण पड़ा होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने आसपास के लोगों के बयान भी लिए, साथ ही एफएसएल की टीम ने भी मौके की जांच कर सबूत जुटाए। तो वहीं सिरसा जिले में अब तक लगभग 3,96,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन जितनी वैक्सीन की जरूरत है उसके अनुसार कम आपूर्ति के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूसरी डोज लगवाने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सप्ताह में 60,000 के करीब डोज की डिमांड भेजी जाती है, लेकिन उसकी तुलना में कम आपूर्ति हो रही है। फिलहाल करीब 15 से 20,000 डोज प्रति सप्ताह उपलब्ध हो रही है। सरकार के द्वारा जैसे जैसे सप्लाई वैक्सीन की उपलब्ध करवाई जा रही है, उसी के अनुरूप जहाँ जहाँ पे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मौजूद लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, और वहाँ पे हम स्पेशल कैंप भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। अदरवाइज़ हर पीएससी पे और हर सीएससी पे और जिला अस्पताल में प्रतिदिन वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जाते हैं। हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग की अधिसूचना के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया संपन्न करवाई गई, जिसके गोहाना, मुडलाना और कथूरा खंड के लिए वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया ड्रा द्वारा करवाई गई। आपको बता दें कि अब की बार सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई। वहीं सिविल रोड स्थित गोहाना खंड के बीडीपीओ कार्यालय के सभागार में एसडीएम प्रदीप कुमार की देखरेख में ड्रॉ किया गया। ड्रॉ की प्रक्रिया में क्षेत्र के चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग शामिल हुए। अधिकारियों ने सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करवाया और इस दौरान उन्होंने आपत्ति एवं सुझाव भी आमंत्रित किए, जिन्हें सरकार को भेजा गया। गोहाना सब डिवीजन में 3 खंड हैं, इसमें गोहाना, मुंडलाना और कथूरा ब्लॉक शामिल हैं। गोहाना में कुल 24 पंचायत समिति के जो वार्ड हैं, इनका आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। मुंडलाना में कुल 22 वार्ड हैं, उसकी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। और खंड कथूरा में 15 पंचायत समिति के वार्ड हैं, उसकी प्रक्रिया भी उपमंडल अधिकारी नागरिक यानी एसडीएम साहब द्वारा की अध्यक्षता में प्रक्रिया हमने पूरी कर ली। एक तरफ तो भीषण गर्मी और ऊपर से पीने के पानी की किल्लत के चलते बहादुरगढ़ के कुछ इलाकों में दिनों दिन काफी परेशानी हो रही है। पानी की किल्लत से परेशान सेक्टर 9 के रहने वाले लोगों ने हुड्डा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने आए लोगों का कहना है कि वे विभाग के अधिकारियों को कई बार अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों ने उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। लोगों का कहना है कि जमीन पर पानी खारा होने के कारण पीने लायक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें रोजमर्रा के काम करने में काफी परेशानी हो रही है। जब लोग हुड्डा कार्यालय में प्रदर्शन करने पहुंचे तब विभाग का कोई बड़ा अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं था। बाद में विभाग के जेई ने लोगों को समझा बुझाकर वापस घर भेजा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही पीने के पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि समाधान नहीं हुआ तो वे फिर प्रदर्शन करेंगे। 20-22 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा किसी के। सिर्फ चौड़ी लाइन जो है 60 फुट के रोड, उन पर थोड़ा बहुत पानी आ रहा है लोग आगे, बाकी जितनी 33 फुट की गली है किसी का पानी नहीं आ रहा। और 2-4-5 दिन की समस्या हो तो आदमी इधर उधर से इकट्ठा करके झेल ले। 20-22 दिन तक पानी नहीं आओगा तो बताओ कैसे जीवन चलेगा। इसलिए सब आदमी इकट्ठे हुए हैं, इसका कोई समाधान करे, लेकिन यहाँ ना स्टेट ऑफिसर है ना एक्शन साहब है, सुनने के लिए कोई।
जिस मानसून का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे, उस मानसून की पहली बौछार ने ही प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। मानसून आने से पहले प्रशासन लाख दावे करता है कि वो इन मानसून के लिए तैयार है। पहले ही सभी मानसून की तैयारियां कर ली गई, लेकिन बुधवार को कुरुक्षेत्र में हुई बारिश ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल दी। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही।